हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल अवर ड्रीम। आज हम अपनी इस क्लास में एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ये करेंगे। तो आपने जो पहले 2 चैप्टर हैं फर्स्ट और सेकंड वो आपने वीडियो से कर लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं किया हो तो प्लीज़ आप एक बार उसे रिवाइज़ कीजिए। आपको सिर्फ वीडियो को देखना है, नोट्स आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो को अच्छे से समझना है। अब है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसमें से लगभग 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, और उसमें से बार बार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था इसी क्लास का 6 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था भोजन के घटक, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसे आप ज़रूर देखिएगा। सेकंड चैप्टर थोड़ा कम है लेकिन फिर भी जो उस पर से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको करा दिए। अब है जो थर्ड चैप्टर, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, आप एक बार उन्हें सुनिए। सेपरेशन का होता है पृथक्करण मतलब अलग करना। देखिए, सेपरेशन का अर्थ है अशुद्धियों को अलग करना। सेपरेशन पृथक्करण का अर्थ है अशुद्धियों को अलग करना। अब देखिए मेथड ऑफ सेपरेशन दे रखे हैं, पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है हस्त चयन विधि, हैंड पिकिंग। हस्त चयन विधि, इस विधि का प्रयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। देखिए, जो लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, वो तो अच्छे से समझ जाएंगी। कई बार दाल को साफ़ करने में, चावल को साफ़ करने में जो कंकड़ वगैरह होते हैं उसे जब हम अलग करते हैं वो हस्त चयन विधि होती है, हैंड पिकिंग मेथड होता है। तो ये जो हैंड पिकिंग मेथड है ये सिर्फ जो बड़े अशुद्धियाँ होती हैं उनको ही दूर किया जा सकता है इससे। जो बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं जैसे कंकड़ है जो आँखों से आराम से दिखाई देता है, उन्हीं को इस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। देखिए, अनाज जब निकाला जाता है, खेत से काटा जाता है, उसके बाद जो पौधे में से अनाज को अलग किया जाता है उस विधि को हम कहते हैं थ्रेसिंग। उसमें क्या होता है, पहले काफ़ी टाइम पहले जो किसान होते थे वो अनाज की जो बाल होती थी उन्हें कूट कूट कर उनमें से अनाज निकालते थे, लेकिन अब तो थ्रेसर मशीन चली हुई है, उससे ही अनाज अलग कर लिया जाता है। तो उस विधि को कहते हैं हम थ्रेसिंग। सेकंड होगी आपकी थ्रेसिंग। उसके बाद हमारी निष्पावन विधि। निष्पावन विधि इसे बोलते हैं विनोइंग। इस विधि का प्रयोग किसान भूसे को भारी अनाज कणों से अलग करने में करते हैं। देखिए, ये जो मेथड है सारे वो मेथड हैं जो आप डेली यूज़ में भी यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करते हो, देखिए, जब कभी भी गेहूं को धोया जाता है उसके बाद साफ़ किया जाता है तो पहले क्या करते हैं कि उसको बरसाते हैं, हवा में ऊपर से गिराते हैं, जिससे क्या होता है हवा के झोंके से जो अशुद्धियाँ होती है वो अलग हो जाती है। तो ये उस विधि को हम बोलते हैं निष्पावन विधि। सभी बच्चे इन सारी विधियों से अवगत हैं, लेकिन केवल कमी कहाँ है, इनके नामों में। वो इन्हें यूज़ करते हैं, डेली में यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये नहीं पता होता कि ये विधि है कौन सी। तो मैं वही आपको बता रही हूँ। इस विधि का प्रयोग किसान भूसे को भारी अनाज कणों से अलग करने में करते हैं। इस विधि में अनाज को हवा में ऊंचाई से बरसाते हैं, जिसमें हल्के भूसे के कण हवा में उड़कर गेहूं से अलग हो जाते हैं। तो ये विधि है निष्पावन विधि। तो आगे से कभी जो गेहूं साफ़ करना हो, जैसे साफ़ करने की जो विधि क्या कहोगे उसे निष्पावन विधि।
ये मत सोचना ये हमारे उसमें है, डेली यूज़ में है, तो ये पेपर में नहीं आएंगे। पेपर में पूछे जाते हैं, विधि पूछी जाती है कि अगर भूसे को गेहूं से अलग करना तो कौन सी विधि अच्छी रहेगी, तो उस विधि का नाम है निष्पावन विधि। उसके बाद है चालन। इस विधि में आटे को चालनी की सहायता से छाना जाता है। देखिए रोटियां बनाने से पहले क्या करते हैं, आटे को छानते हैं, तो उस विधि को क्या कहते हैं हम, चालन विधि। इसमें अशुद्धियाँ जो चालनी में रह जाती हैं। चालन विधि द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से अलग किया जाता है। देखिए जब घर बनता है तो कई बार वो जो रेत होते हैं या पत्थर कंकड़ों को भी छाना जाता है रेत से। जो रेती होती है ना उसमें से छान के अलग करते हैं कंकड़ या पत्थरों को। तो आप भली भांति इससे परिचय होंगे। तो इसके बाद है हमारा अवसादन, सेडिमेशन विधि। इसमें क्या होता है, मिश्रण को जल मिलाने पर भारी अवयवों का तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। देखिए जब कभी आपको कुछ दाल या चावल बनाते हो तो उन्हें धोने के लिए क्या करते हो, उनमें पानी डालते हो। पानी डालने से क्या होता है, दाल और चावल नीचे तली में बैठ जाते हैं और जो अशुद्धियाँ होती है वो ऊपर तैरने लगती हैं। तो मिश्रण में जल मिलाने पर जो भारी अवयव तली में बैठ जाते हैं, इसमें सिर्फ इतना ही है, जो भारी अवयवों का तली में बैठ जाना ही अवसादन है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है निस्तारण। अब देखिए जब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। देखिए आपने क्या किया, मान लीजिए आपको दाल साफ़ करनी है। दाल साफ़ करने के लिए आपने एक बर्तन में दाल ली, उसके अंदर पानी डाला। पानी डालने पे क्या होगा, जो भारी कण दाल के वो नीचे बैठ जाएंगे और जो कुछ हल्के होंगे, जो खराब होंगी दाल के कण और जो मिट्टी वगैरह होगी, जो अशुद्धियाँ होंगी वो ऊपर तैरने लगेंगी। तो दाल में पानी मिलाने पर भारी कणों का नीचे बैठ जाना वो कहलाता अवसादन। उसके बाद अवसादित मिश्रण को जब आप कण नीचे बैठ जाते हैं, उसके बाद जो मिट्टी ऊपर आ लगती है, अशुद्धियाँ ऊपर आ जाती हैं, उसको क्या करते हैं आप फैला देते हो या उड़ेल देते हो, जिससे क्या है वो साफ़ हो जाता है। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। मतलब जब आपने दाल में से उस पानी को या अशुद्धियाँ वाले पानी को निकाल दिया उसमें से, तो उस विधि को कहते हैं निस्तारण। उसके बाद है निषेंदन। चाय को छलनी द्वारा छानने की प्रक्रिया को निषेंदन कहते हैं। देखिए ये तो डेली यूज़ में सभी करते हैं। जो चाय को छलनी द्वारा छानने की प्रक्रिया को निषेंदन कहते हैं। अब है अशुद्धियों को, ये भी पूछा जाता है कि फिल्टर पेपर से अगर हम छान रहे हैं तो वो कौन सी विधि है, तो वो भी निषेंदन विधि के अंदर आते हैं। अशुद्धियों को फिल्टर पेपर से भी निषेधित कर सकते हैं। निषेधित विधि का प्रयोग घरों में पनीर बनाने में भी होता है। ये MCQ में आ सकता है, NCERT का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। निषेधन विधि के द्वारा ही घरों में पनीर बनाया जाता है। उसके बाद है हमारी वाष्पन। देखिए जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन होता क्या है, जब आप पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है, पानी भाप बनकर उड़ता है, भाप बनकर निकलने लगता है ना, तो यही प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जब जल को उसके वाष्प मतलब भाप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही वाष्पन है। एक देखिए एक लाइन है ये, इससे बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर जल होता है वहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। अब ये पूछा जाता है कि क्या छाया में भी वाष्पन होता है या धूप में भी, धूप में ही होता है। देखिए छाया हो या धूप हो, वाष्पन हर जगह होता है ना। देखिए वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या गर्मियों में ही वाष्पन होता है, सर्दियों में भी होता है। गर्मी सर्दी धूप छाँव हर प्रकार की स्थिति में वाष्पन की जो प्रक्रिया वो निरंतर होती रहती है। लेकिन ये बात अलग है, गर्मियों में वाष्पन ज़्यादा होता है, सर्दियों में थोड़ा कम होता है, लेकिन वाष्पन होता हर समय है। तो जहाँ पर भी जल होता है, जहाँ पर भी जल होगा वहाँ वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। उसके बाद है संघनन, कंडेंसेशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में।
उसके बाद है जल वाष्प से उसके द्रव अवस्था में। देखिए, जब जल को आपने वाष्प में बना दिया, जल वाष्प में बदल गया। उसके बाद जब जल वाष्प को उसके द्रव में अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। मतलब जब वाष्प से दोबारा आप उसे जल में परिवर्तित करोगे तो उसी प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। देखिए, ये पूछा गया है क्वेश्चन एक बार कि जो बादल बनते हैं, बारिश होती है, बारिश होने में कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो उसमें वाष्पन और संघनन दोनों ही प्रक्रिया आती हैं। कैसे आती हैं? पहले क्या होता है, जल जो नदियों तालाबों से वाष्पित होकर ऊपर उठता है, उसके बाद ऊपर आसमान में जाकर वो टेम्परेचर कम हो जाता है, वहाँ से ठंडा होकर जो वाष्प होती है वो जल में बदल जाती है और वो फिर बारिश के रूप में आ जाता है धरती पे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जल चक्र की, ये मैं आपको आगे कराऊंगी। तो ये आपको वाष्पन और संघनन समझ में आ गया होगा। जल से वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पन और वाष्प से जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके बाद है हमारा, देखिए, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित मात्रा में ही कोई वस्तु घोली जा सके। मतलब जब जैसे हम पानी में अगर चीनी घोलते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर चीनी जो होती है घुलनी बंद हो जाती है। तो जिस स्थिति पे वो चीनी की मात्रा है वो घुलनी बंद हो जाए तो इसका मतलब वो विलयन है, वो संतृप्त विलयन बन गया है। ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित मात्रा में ही कोई वस्तु घोली जा सकती है। जैसे पानी में एक निश्चित मात्रा में ही नमक घोला जा सकता है। उसके बाद देखिए, आप मान लीजिए आपने पानी लिया, उसके अंदर आपने चीनी घोली, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि चीनी ने घुलना बंद कर दिया। अब आप उस मिश्रण को गर्म कीजिए। गर्म करने पर आप फिर से उसमें चीनी घोलिए तो फिर से थोड़ी बहुत चीनी उसमें और घुल जाती है। तो किसी भी संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक वस्तु घोली जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संतृप्त विलयन कौन सा होता है? जिसमें एक निश्चित मात्रा में कोई वस्तु घोली जाए वो संतृप्त विलयन। और किसी भी संतृप्त विलयन को अगर हम गर्म कर देते हैं तो उसमें अधिक वस्तु घोली जा सकती है। तो यहाँ आपका ये 6th क्लास का NCERT 6 का 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अपना 4th चैप्टर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी पॉइंट अगर मुझे आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट कीजिए। इन सब के जो नोट्स हैं, हैंडमेड जो नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू।